गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। इस पार्ट में हमने जो पोर्शन किया है एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप, यहाँ आज हमने यहाँ से शुरू करना है। ए ट्यूबुलर टाइम 1905 से, और इससे पहले वाला पोर्शन क्लियर कर लिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर करना है। नेक्स्ट द फेब्रिलेशन इन पेट्रोगार्ड करना है। फिर अक्टूबर 1917 वाला वार करना है। तो मे बी कि इस वीडियो में हम कंप्लीट कर पाएँ। कोशिश करूँगी कि सेकंड क्वेश्चन तक यहाँ तक का हम कंप्लीट कर लें। यहाँ तक का पोर्शन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सोशलिज्म इन यूरोप ऑफ एंड रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 4 9th क्लास। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब तक की वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं ए ट्यूबुलेंट टाइम 1905 में ऐसा क्या टाइम निकला जिसके कारण अक्टूबर में यहाँ पे रशिया में रिवॉल्यूशन शुरू हो गए, या धीरे धीरे 1905 तक के लोगों ने जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टाइम ऐसा चेंज होता चला गया जिससे कि रिवॉल्यूशन तैयार हो गया। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, एक ही राजा का शासन था। यहाँ मोनार्च राजा या जार निकोलस जो था वो सारा ही उसी का राज चलता था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूल्स, इवन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब यहाँ पे यूरोप में अलग अलग जगहों की तरह यहाँ पे जार जो था वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था। मतलब पार्लियामेंट को उसे कोई भी आंसर देना नहीं पड़ता था। वो राजा जो था वो बिल्कुल फ्रीली माइंड से काम कर रहा था, और ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। लोग ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में कोई गलत काम होता है तो लोगों को पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता था। लेकिन जार निकोलस एक ऑटोक्रेसी होने के कारण यहाँ कुछ भी उसको जवाब देना जरूरी नहीं था। लिबरल्स इन रशिया campaigned to end the state of the affair together with social democratic and social revolutionaries। अब लिबरल्स जो थे वो अब जुड़ने लगे, कंपेन का मतलब इकट्ठे होकर स्ट्रगल करने की सोचने लगे, और यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक्स के साथ और सोशल रिवोल्यूशनरीज के साथ। दे वर्कड डूइंग द पीजेंट्स इन 1905 टू डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो क्या काम करने लगे, वो ये चाहने लगे कि पार्लियामेंट हमें जवाब क्यों नहीं दे रही है। जार निकोलस ऐसा क्या शासन बन गया कि वो हमें जवाब ही नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमें अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए जिस संविधान के अंदर हमारे बारे में सोचा जाए। और इस तरीके की बातें सोचते हुए वो काम करने की सोचने लगे। दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट इन पोलैंड एंड बाय द जेडिस्टिक्स इन मुस्लिम डेमोक्रेटिक एरिया। अब वो सपोर्ट किए जाने लगे नेशनलिस्ट, पोलैंड में नेशनलिस्ट में, पोलैंड में भी सपोर्ट किए जाने लगे। और एक मुस्लिम जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम रहते हैं, जेडिस्ट, वहाँ पे भी इन्हें सपोर्ट किया। एंड डोमिनेटेड एरिया, जहाँ मुस्लिम्स को डोमिनेट किया जा रहा था वो एरिया में भी ये चीज़ें अब होने लगी। डोमिनिस्ट वर द मुस्लिम, वो मुस्लिम थे। हु जेडिस्टिक वर द मुस्लिम हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम इन लैंड ऑफ द लीड इन द सोसाइटी। अब ये लोग जेडिस्ट वो लोग थे जो मुसलमान थे और चाहते थे कि उनके इस्लाम धर्म को सोसाइटी में अच्छी जगह मिले। They were 1905 brought many advertised and the price of the essential goods rose quickly। अब क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा 1905 में ऐसी एडवर्टाइज होने लगी, बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें आने लगी, और जिसके कारण की जो ज़रूरत की चीज़ें, एसेंशियल गुड्स का मतलब क्या है, जो आदमी को रोज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के प्राइस जो हैं वो एकदम से बढ़ने लगे।
देयर वाज ए डिक्लाइन इन वेबवेज बाय 20%। और लोगों के वेबवेज, लोगों की आय के साधन या लोगों का जो वेतन था उसमें 20% की कटौती कर दी गई और चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए। अब लोगों को चीज़ें खरीदनी थी लेकिन उनका जो वेतन था, उनका जो पैसा मिल रहा था, उनकी जो सैलरी थी वो 20% कम हो गई थी। तो ये बहुत मुश्किल का समय चल रहा था। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ऑटोमेटिकली व्हेन 4 members of the Assembly of Russia workers were dismissed to Plutonian iron work in 1904 and then they were called in industry action। अब एक मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स, अब मेंबरशिप चाहने लगे थे करने के लिए कि हमारे फैक्ट्रीज में मेंबरशिप हो। इसकी आवाज़ उठाई थी एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ने जो प्लूटियो आयरन वर्कर्स में काम कर रहे थे 1904 में। वो कह रहे थे कि हमारी उनकी कुछ मांगे थी। एक तो वर्किंग हावर्स को कम करना, जो वर्किंग हावर्स जो थे 15 घंटे तक काम करवाते थे, वो कह रहे थे हमें 8 घंटे काम करना है, हमें वेतन भी अच्छा चाहिए। और उसके साथ साथ वो ये चाह रहे थे कि प्लूटो आयरन वर्कर्स में 4 मेंबर्स ने जो ये किया उन मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया, उन मेंबर्स को मार दिया गया। अराउंड द 1,10,000 वर्कर वांटेड स्ट्राइक। और उनको मरते ही, 4 मेंबर्स का मर्डर होते ही जो 1,10,000 वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे चले गए और अपने वर्किंग हावर्स की डिमांड करने लगे एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन। अपने वेतन को बढ़ाने लगे और वर्किंग कंडीशंस को भी बढ़ाने लगे। जो उनको छोटी छोटी फैक्ट्रीज में या इस तरीके से रहना पड़ता था या उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, वो सब चीज़ें लेने के लिए वो लड़ने लगे। When the procession of the workers led by the Father Gopen reached winter place, it was attacked by the police। जब ये लोग अपना इस टाइप की स्कीम कर रहे थे या अपनी मीटिंग कर रहे थे, फादर गोपेन इनकी मीटिंग का हेड था, तो उस टाइम पे उन लोगों पे एक अटैक किया गया। एंड दैट अटैक एंड क्रोसेक्स क्या थे? क्रोसेक्स एक बहुत बड़ी एक लोगों की, घोड़े पे चलने वाले लोगों की एक इतनी बड़ी सेना थी जो लोगों को पैरों के नीचे कुचल के या उन्हें टू द पॉइंट मार देते थे। आप ये देख सकते हैं, क्रोकर्स की एक पिक्चर दिखाई गई है। इस तरीके की सेनाएं चलती थी। तो उन्होंने क्रोकर्स को बुलाया जार ने एंड 100 वर्कर्स वर किल्ड और लगभग 100 लोगों को मार दिया एंड अराउंड 300 वंडर्ड और लगभग 300 बुरी तरह से घायल हो गए। द इंसिडेंट कम टू द नोन एज द ब्लडी संडे। और इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, जब लोग अपने शांत तरीके से फादर गोपेन की मदद से कर रहे थे। वो इसलिए उन लोगों को एकदम से क्रोसेक की मदद से जो किया गया अटैक, उसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। एंड द इवेंट्स फ्लो कम टू बी नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। और जो ये सिस्टम था वो 1905 का मेन चीज़ बनी, जिसके कारण कि 1905 ये रशियन रेवोल्यूशन होने की मेन जो कारण था ना, वो ब्लडी संडे को ही माना जाता है। एवरीवेयर स्ट्राइक्स वर बिगिंस, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स walked out of the university, lawyer, doctor, engineer and the other middle class workers started forming unions and the demanding a constitution assembly। अब इन चीज़ों का असर हर एक एरिया में पड़ा। स्टूडेंट जो थे यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाहर निकला स्ट्राइक करने के लिए, लॉयर्स ने स्ट्राइक कर ली, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर ली, इंजीनियर ने स्ट्राइक कर ली। और ये स्ट्राइक इस तरीके से बढ़ गई कि जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे वो भी अब चाहने लगे थे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, ताकि उस असेंबली के थ्रू जो भी कमेटी बने वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसा अब सब लोग चाहने लगे थे। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन तजार अलाउड द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा। अब लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाह रहे थे तो उन्हें ये लगने लगा कि अब जार को भी ये लगने लगा कि हमें भी ज़रूरत है कि लोगों की थोड़ी बहुत माननी जाएगी। और इसलिए उन्होंने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना दी, ड्यूमा। वहाँ पार्लियामेंट का नाम क्या था? ड्यूमा रखा गया। और उस ड्यूमा के अंदर जो था कुछ ऐसे लोगों की मीटिंग बनाई गई, ऐसे लोगों की कमेटी बनाई गई जो लोगों के बारे में सोचे। लेकिन एक बात सोच सकते हो, जब जार का शासन था तो वो
वो किस तरीके से काम करेगा ये तो उसे ही देखना था ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था कि ड्यूमा बढ़े या ना बढ़े। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री वर्कर्स कमेटी एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे जो व्यापारी यूनियंस थी, फैक्ट्री थी, वो सब इस टाइम पे खत्म कर दी गई या उन लोगों के ऊपर बैन लगा दिया गया। आफ्टर द 1905 ऑल सच यूनियंस वर डिक्लेयर्ड लीगल इलीगल। उन्हें कानून की दृष्टि में सही नहीं घोषित किया गया। एंड सर्व रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज टू दोज दे हैव टू वर्क अनऑफिशियली। और जो भी अपनी फैक्ट्री अनऑफिशियली चला रहे हैं उन सब पर रोक लगा दी गई, उनके बहुत सारे रूल रेगुलेशन उन पर चला दिए गए, जिससे कि अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन द फर्स्ट ड्यूमा वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड विद इन 75 डेज। लगभग 75 दिनों में ही जो फर्स्ट ड्यूमा बनी थी ना, उसे डिसमिस भी कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक नाम की ड्यूमा थी, लोगों के लिए उसमें बेनिफिशियल कुछ भी नहीं था। एंड द सेकेंड ड्यूमा, और फिर दूसरी ड्यूमा बनाई गई, वाज रीसेलेक्टेड within 3 months as the Tsar did not want any question on the authority and reduction in the power। अब दूसरी एक ड्यूमा बनाई गई जिसके अंदर रीसेलेक्टेड है, बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रीसेलेक्टेड विद इन द 3 months, दोबारा से सेलेक्ट की गई 3 months में। एंड जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन। अब जार को कोई भी क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं थी। री इलेक्टेड है ये। अब उसे कोई भी क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं थी अथॉरिटी को, और उस चीज के लिए ही चेंज द वोटिंग लॉ एंड पैक्ट द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव एंड द लीगल रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। अब वो चेंज किया गया, अब उसने कुछ रूल चेंज कर दिए। एक तो वोटिंग का लॉ चेंज कर दिया, और थर्ड ड्यूमा जो थी उसके अंदर कंजर्वेटिव्स को ले लिया गया। एंड द लिबरल्स और रिवॉल्यूशन जो करने वाले लोग थे उन्हें कीप आउट, उन्हें छोड़ दिया गया, उनकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहते थे, वो भी कह रहे थे चेंज धीरे धीरे आए, लेकिन लिबरल्स जो थे वो चेंज लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कंजर्वेटिव को साथ में ले लो और उनको दोनों को लेफ्ट कर दो या छोड़ दो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में वॉर ब्रोक आउट इन बिटवीन द यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब जो रशियन एम्पायर था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 पावर्स हमारे सामने आई। सबसे पहले 1914 वाज ब्रोक आउट बिटवीन द यूरोपियंस अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये 3 ही थे पहले, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। बाद में बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर ये बाद में ऐड हो गए थे। उससे अलग है द सेंट्रल पावर्स ऑफ सेंट्रल पावर थी एंड द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, ये अलाइड पावर्स में थी। The Tsar refused to consist the main parties in Duma. This can be anti-terrorist statement. The Tsar refused to consult the main parties in Duma, thus an anti-terrorist settlement run among the people, and due to this German Oregon anti-German sentiments could be seen in the people as Petrograd was renamed from St. Petersburg। अब जार रिफ्यूज कर रहा था, वो अपने ड्यूमा के अंदर उन्हीं लोगों को अपने ड्यूमा के अंदर मिलाना चाहता था जो लोग उन लोगों जार की बातें माने। इसलिए उन्होंने जार सेटलमेंट रन अमंग द पीपल। अब लोगों के बीच में जार की जो बात मानने वाले थे वो लोग घूमते नजर आए ड्यू टू दिस जर्मन ओरिगन। और जर्मन ओरिगन में एंटी जर्मन सेटलमेंट भी हमें देखने को मिले कहीं ना कहीं। इसलिए अब जो सेंट पीटर्सबर्ग जो जर्मन लैंग्वेज का नाम था, जर्मनी भाषा का वर्ड है, और जर्मनी वहाँ पे जो इंडस्ट्री होती थी उसे जर्मनी का जो इफेक्ट है या जर्मन का प्रभाव खत्म करने के लिए उसका नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया गया। रशियन आर्मीज वर डिफीटेड बैटली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1916 तक जब चल रहा था तो उसमें रशियन आर्मी थी वो बुरी तरीके से हार गई। द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड द बिल्डिंग्स so that the enemy could
कुड नॉट लीव आएगा यहाँ, कुड नॉट लीव ऑफ द लैंड, कुड नॉट लीव ऑफ द लैंड। अब जो जर्मनी आर्मी थी अब वो नहीं रह सकते थे उस जमीन पर जहां वो रह रहे हैं, उन्हें भी वहां से छोड़ के भागना पड़ गया। द लैंड ऑफ द अराउंड 3 मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी इन रशिया। अब रशिया से लगभग 3 मिलियंस रिफ्यूजी होते हैं जो जिस जगह पे जैसे टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है और उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे वो पनाह ले रहे हैं, शरणागत जिसको हिंदी में बोलते हैं। लगभग ये लोग 3 लाख लोग रशिया से निकल गए। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच फॉर। अब वो भूखे थे, सोल्जर्स के पास खाने तक को चीजें नहीं थी, क्रॉप्स खत्म हो गई थी, तो वो नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो सोल्जर्स भी भाग गए। सोल्जर्स भी अब आगे युद्ध नहीं करना चाहते थे। रशियन इंडस्ट्री वर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द वार। इंडस्ट्रीज पर भी बहुत गहरा असर पड़ा और जो वार हुए थे, जो युद्ध हो रहा था, उसके कारण जो रेलवे स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन इन 1916। जो रेलवे की लाइनें थी वो भी टूट गई थी। अब कोई भी चीज आयात निर्यात में इधर से उधर जाने में सब चीजों में प्रॉब्लम हो रही थी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड द फाइट द वार दैट क्रिएट ए लेबर स्टोरेज ऑल्सो। अब ये जो था, इस टाइप की जो चीजें चल रही थी, अब वो युद्ध नहीं बल्कि एक लेबर स्टोरेज की तरीके से काम करने लग गए थे। मतलब लोग थे, अब वो उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। जब स्मॉल वर्कशॉप वर शट डाउन, छोटी छोटी जो शॉप थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। लार्ज जो स्लीपर्स इज ग्रेन वर सेंट टू द फीड ऑफ आर्मी। अब अगर आर्मी को लड़ना है तो उनको खाने के लिए चाहिए था, और जितना भी खाने के लिए अनाज था ना वो आर्मी को भेज दिया जाने लगा। तो जो आम जनता थी वो बिल्कुल भूखे मरने लग गई थी। Thus the price of the food began to rise to market। अब मार्केट में जितना भी अनाज था उसका रेट हाई होने लगा था। एंड बाय द विंटर ऑफ 1916 रोएट्स कुड बी सीन कॉमनली ऑन द ब्रेड शॉप। एक छोटी सी जो अनाज की दुकान थी ना, रोएट्स का मतलब है दंगे होना। 1916 में अब ऐसी नौबत आ गई थी कि छोटी सी अगर ब्रेड की शॉप पे थोड़ा सा खाने के लिए अनाज है तो उस पे लोग दंगे करके उस चीज को छीनने लगे थे। तो इस टाइप की सिचुएशन हमें देखने को मिली। नेक्स्ट जो है, व्हाट डिड द अदर फीड अबाउट cooperatives? The other societies felt that the cooperatives could not be built in the wide scale only through the individual entity। अब individual entity का मतलब है कि लोग अब cooperative जो societies थी या cooperative थे लोग, वो अपने बारे में सोच रहे थे, इस तरीके से नहीं चल रहे थे कि वो सबके बारे में सोचे। They want to government to encourage the cooperative। अब जरूरत थी कि गवर्नमेंट इन cooperative society को चलाए और उन पे एक रूल ऐसा बनाए कि सबके साथ कोऑपरेटिव या सहकारी, कोऑपरेटिव का मतलब है यहाँ सहकारी, के लोगों की सहायता के लिए एक सोसाइटीज बने और वो लोगों का हेल्प करे। फॉर इंस्टेंस ऑफ फ्रांस, लुइस ब्लैक 1813 टू 1882 तक, जहां तक इसका जो है बर्थ टू डेथ दिया गया है, ये wanted to government to encourage the cooperatives and replace the capital enterprises। capital enterprises का मतलब क्या है? जिन लोगों के पास जमीन थी, भूमि थी या पैसा था, उन लोगों को जो थे खत्म कर दे और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी चला दे। ये सारी चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरीके से चले। एंड दीज कोऑपरेटिव्स ही सजेस्टेड द प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड अमंग द स्टेक्स होल्डिंग देयर वर्क्स। अब वो जो 15 लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15 लोग मिलके जो काम कर रहे थे, अपनी जमीन, अपने संसाधन, ट्रैक्टर है, हल है, या उनके पास जो भी चीजें हैं, पैसा है, उसको लगा के कर रहे हैं, बाद में प्रॉफिट उन्हीं के चीजों के अकॉर्डिंग बांट दिया जाए। इस तरीके से लुइस ब्लैक ने ये चीज चलाने की कोशिश की। ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 4 था आपकी वीडियो का। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।